नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है युवा बूस्टर एकेडमी में। तो आप लोगों को पिछली क्लास में बेटा मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को कंप्लीट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत कब तक कार्यकाल था बेटा इनका? तो 1206 AD से लेकर 1526 AD तक किसका कार्यकाल रहा था? दिल्ली सल्तनत का। कितने वर्ष राज करा था? 320 वर्ष के लगभग दिल्ली सल्तनत चली थी। तो गुलाम वंश हमने कंप्लीट कर दिया था। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और लास्ट शासक केकुबाद तक 11 शासकों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर 1290 AD तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश चला था। तो बेटा क्या हुआ था, मैंने एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी की ये एक व्यक्ति था जो सेनापति था किसके कार्यकाल के दौरान? किसके कार्यकाल के दौरान बेटा? तो केकुबाद का भी सेनापति रह चुका था और बलबन का भी रह चुका था। तो हुआ क्या, बलबन की मृत्यु के बाद किसको राजा बनाया गया? उसके पोते को राजा बनाया गया जिसका नाम क्या था? केकुबाद। और केकुबाद का भी सेनापति कौन था? जलालुद्दीन था। क्योंकि उस समय यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि इसके पास बहुत क्या थे? शक्तिशाली सरदार थे। कोई भी युद्ध या कोई भी आक्रमण करना होता तो इससे क्या लेनी पड़ती थी? सहायता लेनी पड़ती थी। और सबसे ज़्यादा एज का व्यक्ति था, 68 से 70 साल उम्र बताते हैं इतिहासकार किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। सबसे वृद्ध व्यक्ति था ये। तो वह क्या, एक स्टोरी सुनाई थी बेटा मैंने आप लोगों को कि जब केकुबाद की मृत्यु हुई और केकुबाद की मृत्यु के बाद कैमूर्स को क्या बनाया गया? अगला शासक बनाया गया। और इसने रणनीति से उसकी भी किसकी हत्या करवा दी? कैमूर्स की हत्या करवा दी। और फिर इसने क्या करा था? इनवाइट करा था किनको राजा बनने के लिए? मलिक छज्जू और किसको? फखरुद्दीन को। क्योंकि ये लोगों के सामने ये दिखाना चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। जो मलिक छज्जू था बेटा, ये मलिक छज्जू इसका भतीजा था। पहले उसको इनवाइट किया, फिर फखरुद्दीन को किया। और उसको इनवाइट करने का मकसद भी यही था, ये उन लोगों के पास ही गया था। इसको पता था जो वो जाने के बाद वो क्या करेंगे? मना करेंगे। कौन? मलिक छज्जू और फखरुद्दीन। और फिर उन्होंने मना कर दिया तो खुद गद्दी पर बैठा कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और इसने अपने वंश की स्थापना करी बेटा, जिसका नाम था खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का अगला वंश कौन सा आता है बेटा? दूसरा वंश, जिसे दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा वंश आता है? तो खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी वंश। कार्यकाल कितना था बेटा इसका? समय पीरियड पूछे आपसे तो 1290 तक कौन सा वंश चला? गुलाम वंश। 1290 से लेकर 1320 तक AD तक कौन सा वंश आया बेटा? तो याद रखना खिलजी वंश चला था। सबसे छोटा वंश बोला जाता है इसको, ठीक है। स्मॉलेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्मॉलेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश। सबसे छोटा वंश किसे कहा जाता है बेटा? तो खिलजी वंश को कहा जाता है। इसके संस्थापक पूछेंगे आप लोगों से, फाउंडर पूछेंगे कि इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो अभी बता बेटा कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ये कितनी एज में, कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो 68 से 70 वर्ष की उम्र में
क्या बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और बहुत हम्बल व्यक्ति था। क्या था, बहुत हम्बल व्यक्ति था। अगर कोई जुर्म वगैरह कर दिया करता तो उसको माफ़ कर दिया करता। एक बार क्या हुआ, इतिहासकार ये कहते हैं कि एक इसका भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने इसकी बेटी को थप्पड़ मार दिया था। किसकी बेटी को, जलालुद्दीन की बेटी को थप्पड़ मार दिया था। और ये बात उसकी बेटी ने आके अपने पिता को बोल ली और इसने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो लोगों के मन में ये भावना आ गई थी, ये तो राजा तो है, थोड़ा बहुत क्रूर होना भी जरूरी है, राजा को थोड़ा बहुत पावर का यूज करना भी जरूरी है। कोई भी किसी भी गलती करता राज्य में उसको माफ कर देता। ठीक है, इसी वजह से ये मानते हैं कि लोग इसको बहुत अम्बल व्यक्ति कहना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत नरम व्यक्ति ही है। इसलिए क्या किया, एक संत था उस टाइम पे, सूफी संत है, उसने सोचा इसकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं, किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। उसने क्या करा, इसको जाके ये बोल दिया कि आज से तू गद्दी से नहीं उतर, आज से मैं क्या हूँ, सुल्तान हूँ, कहा दिल्ली सल्तनत का। ये बात बोलते ही जलालुद्दीन खिलजी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसका शीश काट दिया जाए, किसका, इस सूफी संत का। अब दिक्कत क्या आ गई, सूफी संत बोले, अनुला भाई दिक्कत यह है कि जब औरों की बात आई तो उनके जुर्म माफ़ कर दिए गए, लेकिन जब बात मेरी आई तो तूने मेरे को शीश काटने का ऑर्डर दे दिया। तो सबके लिए क्या होनी चाहिए, नियम बराबर होनी चाहिए। और मेरे शीश काटने के लिए तुमने सबको, सैनिकों को बोल दिया। तो उस समय के बाद इसने यह अपवाद माना जाता है, एक अपवाद माना जाता है इसके कार्यकाल का, कि इसने क्या कहा था, सूफी संत का शीश कटवाया था, संत का शीश कटवा दिया था। अपने कार्यकाल में सिर्फ एक ही काम क्या किया था इसने ऐसा, जिसमें किसका शीश कटवा दिया था, सूफी संत का शीश कटवा दिया था। तो उसके बाद बेटा क्या हुआ, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अभी मैंने बताया था भतीजा, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इसके बचपन का नाम पूछेगा आप लोगों से, बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था बेटा इसका, तो बचपन का नाम था राय गुरसप, राय गुरसप, राय गुरसप। किसके बचपन का नाम था, तो अलाउद्दीन के खिलजी के बचपन का नाम था। एक स्टोरी यहाँ से ये बनती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको जलालुद्दीन क्या मानता था, निकम्मा मानता था, मूर्ख मानता था। लेकिन इसने एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से इसको क्या दे दी थी, कड़ा की सत्ता दे दी थी, कड़ा का सूबेदार, इख्तेदार बना दिया गया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि बहुत मुलायम दिल का मानते थे जलालुद्दीन को। ठीक, अगर कोई इसके लिए कोई अच्छा काम कर देता था तो उसको वही चीज़, अच्छी चीज़ दान में दे देता था, बोलता था आज से ये हिस्सा तेरा है। तो इसने क्या करा, एक जगह है बेटा कड़ा, यूपी के अंदर, क्या नाम है, कड़ा, कड़ा यूपी के अंदर। ठीक है, तो जो कड़ा है बेटा यूपी के अंदर, वहां का शासक था मलिक छज्जू, जो किसका भतीजा था बेटा, जो जलालुद्दीन खिलजी का भी भतीजा माना जाता है। तो इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किस व्यक्ति ने, मलिक छज्जू ने। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया, तो मलिक छज्जू को भेजा गया। तो मलिक छज्जू को इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। ठीक है, और इस अलाउद्दीन खिलजी इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा, सक्षम रहा, और इस विद्रोह को दबा दिया गया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जिंदगी में, जीवन में ये माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक बहुत बढ़िया काम किया था, किसके लिए, जलालुद्दीन खिलजी के लिए। इसलिए इसने इनाम के तौर पर खुश होकर कड़ा की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में दे दी, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में दे दी। तो कड़ा का इख्तियार किसको बना दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का इख्तियार बना दिया गया, इख्तियार, इख्तियार।
इक्तेदार तो बेटा पता होगा आप लोगों को, मैंने बताया था पिछली क्लास में इक्ता क्या होता है, इक्तेदारी कैसे प्रचलित हुई। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी। इक्ता एक जमीन का टुकड़ा होता है बेटा जो सैनिकों को दिया जाता था युद्ध में जीतने के वेतन की जगह। क्या दिया जाता था, इक्ता, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था सैनिकों को युद्ध में। जब वे किसी भी युद्ध में विजय होते थे, आक्रमण में, उन्हें क्या प्राप्त होती थी, विजय प्राप्त होती थी। ठीक है, तो एक बार इतना उतार लो फिर मैं साफ कर देता हूँ, आगे चलते। अब देखो बेटा आगे, एक महिला थी बेटा इसे के कार्यकाल के दौरान जो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जिसका नाम था मलिका जहाँ। उस समय एक स्टोरी प्रसिद्ध हुई थी बहुत ज़्यादा। महिला का नाम था, पुत्री थी किसकी, डॉटर थी जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी की क्या थी, पुत्री थी, जिसका नाम क्या था बेटा, मलिका जहाँ। मलिका जहाँ किसकी पुत्री कहा जाता है इसे, तो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री कहा जाता है। तो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा, अलाउद्दीन खिलजी को कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं जब इसने कड़ा जीता था और कड़ा जीतने की खुशी में इसने एक चीज़ और मांगी थी जलालुद्दीन खिलजी से, और वो चीज़ ये थी कि मेरी शादी किससे करवा दी जाए, किससे करवा दी जाए, मलिका जहाँ से करवा दी जाए। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने ये शर्त भी रखी थी साथ में। ठीक है, तो इसलिए इसने कड़ा जीत लिया था। लेकिन कुछ जगह कुछ इतिहासकारों ने कुछ एक स्टोरी और लिखी हुई है। वो कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी को शुतुरमुर्ग का पंख लेने के लिए भेजा था, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। क्योंकि जो शुतुरमुर्ग का जो पंख होता है वो मलिका जहाँ को बहुत ज़्यादा पसंद था, और मलिका और जहाँ को पसंद होने की वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि भाई तू पंख ले आ, किसका पंख, शुतुरमुर्ग का। तो अलाउद्दीन खिलजी पूरी की पूरी शुतुरमुर्ग उठा ले आया था। तो उससे जलालुद्दीन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जलालुद्दीन खुश होने की वजह से बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, तो उसने तोहफे के रूप में, इनाम के रूप में बेटा किसको मांग लिया था, तो मलिका जहाँ को मान लिया था। तो इतिहासकार ये बोलते ये भी इसकी क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, कौन, मलिका जहाँ। ये भतीजा था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। अब मलिका जहाँ से शादी होने के बाद इसको 1293 में एडी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर जो महाराष्ट्र के अंदर है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पर आक्रमण के लिए भेजा गया। किसके द्वारा, किसके द्वारा भेजा गया बेटा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा महाराष्ट्र में। और जब इसने आक्रमण करा बेटा, उस आक्रमण में ये विजयी रहा। उस अभियान में क्या रहा, विजय रहा। महाराष्ट्र अभियान में क्या रहा, अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा और देवगिरी को इसने जीत लिया। और ये माना जाता है कि उस समय कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि दक्षिण भारत का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसमें ये इतना कामयाब हुआ, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई, सोना की प्राप्ति हुई। और यहाँ का राजा पूछा जाता है बेटा उस टाइम पे कौन था, रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव क्या था, यहाँ का शासक था। रामचंद्र देव यहाँ का क्या था बेटा, शासक था। कहाँ का, तो देवगिरी का शासक था। इसको हरा के इसने 1293 में आक्रमण किया। फिर उसके बाद बेटा इसने सेकंड आक्रमण करा। कहाँ पर, 1206 में ही दोबारा
1296 में, सॉरी 1296 में दोबारा ही महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण करा। 1296 में दोबारा देवगिरी पर दोबारा आक्रमण किया गया इसके द्वारा, देवगिरी पर दोबारा आक्रमण किया गया महाराष्ट्र के अंदर ही। और अब की बार कौन से वाला एरिया पकड़ा इसने? देवगिरी के साथ साथ एक जगह और थी जिसका नाम था बेटा वारंगल। क्या नाम था? वारंगल। तो वारंगल के ऊपर भी हमला कर दिया, साथ में देवगिरी के ऊपर विजय करते हुए कहाँ पर पहुंच गया? वारंगल पहुंच गया। ठीक है, तो वारंगल में क्या था? वारंगल में एक राजा था जिसका नाम था करण। क्या नाम था? करण। और इसकी पत्नी थी बेटा, क्या थी? पत्नी थी जिसका नाम था कमला। और ये कमला को उठा लाया। किसको उठा लाया? कमला को उठा लाया। कहाँ से? वारंगल से। कौन से युद्ध में? तो 1296 के युद्ध में करण को हरा के कमला को उठा लिया। उसके बाद बेटा 1206 में ही इसके कार्यकाल के दौरान ही, किसके कार्यकाल के दौरान? अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ही भारत के अंदर मंगोल आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण हुआ? मंगोल आक्रमण। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि भारत में मंगोल आक्रमण शुरू हो चुके थे। कब से शुरू हो चुके थे बेटा? तो बैराम शाह के कार्यकाल से मंगोल आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे। पहला आक्रमण ये माना जाता 1221 में चंगेज खान के द्वारा किया गया था। किसके कार्यकाल में? किसके कार्यकाल में? इल्तुतमिश के। लेकिन इल्तुतमिश की समझदारी की वजह से भारत इसके विनाश से बच गया था, क्योंकि मंगोल एक ऐसी जनजाति थी बेटा, एक जनजाति में आते थे और ये समयनिष्ठवादी था चंगेज खान, और बाद में ये मुस्लिम बन गए थे। तो ये हर जगह आक्रमण कर रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि वह भारत में आक्रमण कर रहे थे। ये कौन सा भी प्रांत, कौन सा भी जो देश था, हर कंट्री के अंदर आक्रमण करना शुरू कर दिया था किन्होंने? मंगोलों ने। यह भी माना जाता है चीन का हर 9वां 10वां व्यक्ति चंगेज खान का वंशज है, मंगोलिया का वंशज है, मंगोल व्यक्ति है। तो 1221 के बाद 1296 में मंगोलों ने आक्रमण किया। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। शासक कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी था। तो आक्रमण किया। कितने सैनिक थे उसमें बेटा? 2000 सैनिकों ने कहाँ पर आक्रमण किया? तो कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली के अंदर। तो 2000 सैनिकों को इसने क्या कर रहा था? बंदी बना लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बंदी बना के इनको मुस्लिम बना दिया था, जिसे न्यू मुस्लिम की संज्ञा दी गई थी। न्यू मुस्लिम, इन्हें न्यू मुस्लिम बना दिया गया था। किसके द्वारा? नए मुस्लिम बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इनके लिए स्पेशल एक शहर बसाया था जिसे मंगोलपुर कहा गया था। कौन सा शहर बसाया था बेटा? मंगोलपुर। कौन सा? मंगोलपुर। मंगोलपुर। मंगोलपुर बेटा कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसे अब मंगोलपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगोलपुरी। मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, दिल्ली के अंदर फिलहाल उपस्थित है ये मंगोलपुरी। फिलहाल इसका क्या नाम बेटा? तो मंगोलपुरी है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। और ये शहर किसने बसाया था? आप लोगों से पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा बसाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। अब बात यह आती है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका कार्यकाल तो माना जाता है बेटा कब से कब तक? 1290 से लेकर 1296 तक। अब क्या हुआ? जब इसे ये पता चला कि इसने देवगिरी में दोबारा आक्रमण करके 1296 में और सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना इकट्ठा कर लिया है, तो इसने वो सोना कहाँ पर इकट्ठा कर लिया? कड़ा के अंदर। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके दिमाग में इतनी उस समय सूझबूझ नहीं थी कि वो क्या कर ले, एक राजा बन जाए। लेकिन हुआ क्या? जलालुद्दीन खिलजी ने उसको मौका दे दिया, उसके अंदर गुण दे दिए राजा बनने के। कैसे गुण दिए? जब उसने देवगिरी पर विजय करी 1293 में, तो उसने सोचा कि भाई उसको लूटने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा बढ़नी स्टार्ट हो गई, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसलिए उसने सोचा कि भाई तू राजा बनेगा तो तेरे लिए दी बेस्ट रहेगा। तो उसने
किसकी हत्या करवा दी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं एक व्यक्ति खरीदा था इसने 1000 दिनार में, जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से पुकारा जाता है। उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी थी। एक मलिक काफूर एक किन्नर था बेटा, क्या था? किन्नर एक इजड़ा था, ठीक है। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसके? मलिक काफूर के। तो कार्यकाल कितना? 90 से 96 में। 96 ने किसकी मृत्यु करवा दी, किसकी हत्या करवा दी गई? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा करवाई गई? तो मलिक काफूर के द्वारा करवाई गई। और किसने करवाई बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई, याद रखना। इतना उतारो। देखो बेटा, आगे देखो। अब पढ़ना अपने को मैन हेडिंग डाल लेना, अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी। कार्यकाल पूछेंगे आप लोगों से तो याद रखना 1296 AD से लेकर कब तक? 1316 AD तक किसने राज करा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज किया गया। तो बेटा एक अभिलेख है जिसे जोधपुर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जोधपुर इंस्क्रिप्शन, जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जोधपुर अभिलेख। इसमें से कंपेयर टू गॉड, कंपेयर टू गॉड, कंपेयर टू गॉड, यानी कि भगवान के साथ इसकी क्या की गई है? संज्ञा की गई है। यानी कि भगवान के समान किसको माना गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी को माना गया। कौन से अभिलेख में बेटा? तो कौन से अभिलेख में? जोधपुर के अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद बेटा अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिसने बेटा स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी रखने की प्रथा स्टार्ट की थी। स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी बेटा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और पहले क्या करते थे बेटा? इक्तेदारी थी, ठीक है। तो इक्ता बनाए जाते थे, इक्तेदार बनाए जाते थे इक्ताओं के। तो हुआ क्या? इसने उस प्रथा को खत्म करके सेना को नकद वेतन देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? नकद वेतन देना शुरू कर दिया। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसको दिया जाने लग गया? सेना को। तो पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखनी शुरू करी, सेना को नकद वेतन देना शुरू करा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर एक व्यक्ति था बेटा भी जिसका मैंने किरदार बताया था आपको थोड़ा, है जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर।
मलिक काफूर। मलिक काफूर। इसे बेटा इतिहास में हजार दिनारी के नाम से पुकारा जाता है। हजार दिनारी। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी और एचएससी कई बार इस प्रश्न को पूछ चुकी है कि हजार दिनारी किसको कहा जाता है इतिहास में। तो याद रखना बेटा, हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मलिक काफूर। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मलिक काफूर को हजार दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। इसको बाद में सेनापति बना दिया गया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे जितने भी बयान होते हैं उनमें ये मलिक काफूर को बेचता है। तो मलिक काफूर को बेटा एक गुजरात अभियान पर भेजा गया। कौन से अभियान पर? गुजरात मिशन पे भेजा गया। किसको? मलिक काफूर को। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गुजरात अभियान पर भेजा गया और इसने गुजरात अभियान पर वारंगल पर हमला कर दिया। कहाँ पर हमला? वारंगल पर। कब? 1298 AD में बेटा। कब की बात है? 1298 AD की। और वहाँ का शासक कौन था बेटा? आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ का शासक कौन था बताओ? तो वहाँ का शासक करण था। कौन था? करण। कौन था? करण। और करण को क्या कर दिया? इसने हरा दिया। और हराने के बाद वहाँ पर गोलकोंडा की खाने है बेटा। गोलकोंडा की खाने हैं। गोलकोंडा नामक एक जगह है। दो बहुत प्रसिद्ध जगह थी, गोलकोंडा और बीजापुर। आपको इतिहास में पढ़ाएंगे औरंगजेब के कार्यकाल में दो बड़ी रियासतें थी, गोलकोंडा और बीजापुर, जो बाद में साउथ अभियान पे, दक्षिण भारत के अभियान पे औरंगजेब ने इनको क्या करा था? विजय प्राप्त करी थी। क्योंकि मेन रियासत थी और ये उसके स्वतंत्र रूप से क्या हो चुकी थी? सरदारों के अंडर में आ चुकी थी। लेकिन इससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा चिंतित था, इसलिए औरंगजेब खुद इस अभियान पर जाकर, दक्षिण अभियान पर जाके गोलकोंडा और बीजापुर की जितनी भी रियासतें थीं उनको ख़त्म करके वहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित की गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब गोलकोंडा के खानों से इसे बेटा एक हीरा प्राप्त हुआ था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर डायमंड। कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा मलिक काफूर को? तो गोलकोंडा की खानों से। एग्जाम में पूछा जाता है कोहिनूर भारत फर्स्ट टाइम किसके द्वारा लाया गया? तो मलिक काफूर के द्वारा लाया गया था, हजार दिनारी द्वारा लाया गया था। ठीक है, याद रखना। उतारो बेटा इतना एक बार। देखो, फिर इसके बाद बेटा 1298 में ही एक 1298 में ही एक आक्रमण और हुआ जिसे फोर्थ इन्वेजन ऑफ मंगोल कहा जाता है। इन्वेजन ऑफ मंगोल्स कहा जाता है। मंगोलों का चौथा आक्रमण कब हुआ? 1298 में। फिर इससे अगली साल 1299 में मलिक काफूर के द्वारा ही रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया गया किसके द्वारा बेटा? मलिक काफूर के द्वारा। कब? 1299 में मलिक काफूर की नेतृत्व में 1299 में। इतना उतारो। एग्जाम में बेटा ये भी पूछा जाता है 1299 में जब रणथंभौर पे आक्रमण किया गया था किसके द्वारा?
किसके द्वारा? मलिक काफूर द्वारा। उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अमीर देव था, याद रखना, अमीर देव था। कहाँ पर पड़ता है रणथंभौर बेटा? राजस्थान के अंदर पड़ता है। वहाँ का शासक कौन था? अमीर देव था। तो किसके द्वारा आक्रमण किया गया इसके ऊपर? मलिक काफूर के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी की अध्यक्षता में। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ से इसके कार्यकाल में कुछ व्यक्ति थे, एक तो कवि था और एक क्या था? सूफी संत था, जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है दिल्ली के अंदर। एक जो सूफी संत था उसका नाम था बेटा निजामुद्दीन औलिया। क्या था? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कौन से संप्रदाय से था? चिश्ती संप्रदाय से था। तो क्या नाम था बेटा सूफी संत का? मैंने बताया था आप लोगों को, जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी हिस्ट्री की, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री में मैंने यही बताया था कि भाई सूफी कौन थे, सुन्नी कौन थे, शिया कौन थे, कैसे बने। तो जो सूफी ब्रांच थी बेटा, वो शिया और सुन्नी के मतभेदों को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। और उस कैटेगरी में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता था? संतों को शामिल किया जाता था। तो सूफी संत था जिसका नाम क्या था बेटा इसके कार्यकाल में? सूफी संत का आप लोगों को याद रखना है, आगे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है ये, आगे जाके यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सूफी संत का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। अगर इसकी दरगाह की बात करें बेटा, एग्जाम में दरगाह पूछी जाती है, तो कहाँ पर है बेटा इसकी दरगाह? मॉस्को। तो इसकी दरगाह कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना। एक इसका शिष्य था जिससे प्रश्न बनता है बेटा, किसका शिष्य? निजामुद्दीन औलिया का स्टूडेंट था, शिष्य था, जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। देखो निजामुद्दीन औलिया उस समय बेटा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा संत था जो चिश्ती संप्रदाय का था। कौन से संप्रदाय का? चिश्ती संप्रदाय का। तो मैंने पहली क्लास में भी ये बात बताई थी कि जो मुस्लिम धर्म में जो सूफी संत होते थे उनके संप्रदाय होते थे, चिश्ती संप्रदाय हो गए थे जैसे कि, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय से कौन बिलोंग करता था? निजामुद्दीन औलिया, और उसका एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो। और दरगाह कहाँ पर इसकी? नई दिल्ली के अंदर। अब हुआ क्या, जो खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश आता तुगलक वंश, तो उसमें एक शासक था जिसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, बुगारा खां का विद्रोह, और बुगारा खां का विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था। तो उस समय निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, जिसको मान्यता मिल गई थी उस समय। और वो भविष्यवाणी ये थी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ। किसको बोला था ये बात? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। वही व्यक्ति है ये जिसने किसको बोला था? गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। और ये किसके कार्यकाल में था? तो खिलजी डायनेस्टी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान समकालीन था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसका शिष्य कौन था? अमीर खुसरो था। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ से? अमीर खुसरो से प्रश्न पूछता है कि तोता ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है बेटा। इसे भारत का तोता कहा जाता है। उस समय इस व्यक्ति द्वारा बेटा इसे कव्वाली का भी जनक कहा जाता है।
कव्वाली जो सूफी व्यक्ति गाते हैं, कव्वाली, कव्वाली का भी क्या कहा जाता है, इसे जनक कहा जाता है। और बेटा दो वाद्य यंत्र अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संगीत यंत्र। एक तो है बेटा तबला, तबला, और दूसरा है बेटा सितार। तो दोनों का जनक भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। सितार और तबला का आविष्कारक कौन थे, तो अमीर खुसरो थे, याद रखना। तोता हिंद, कव्वाली, संगीत यंत्र, ये सारे काम किसके द्वारा करवाए गए, अमीर खुसरो द्वारा। इसे खड़ी बोली का भी जनक कहते हैं, खड़ी बोली, खड़ी बोली भी का जनक भी इसे कहा जाता है। इसकी रचनाएं बेटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसकी, अमीर खुसरो की। इसने काफ़ी पुस्तकें लिखी थी जो दिल्ली पुलिस में पूछी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस में इसकी पुस्तकें काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैंने बोला था पहले भी क्लास में कि एक क्लास में सारी बुक्स आपको करवाई जाएगी, सभी पुस्तकें आपको करवाई जाएगी क्लास में। एक दिन स्पेशल क्लास होगी बुक्स की, तो उसमें आप लोगों को सारी की सारी बुक्स करवा दी जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे समझाने का मेन मकसद ये था कि इसके कार्यकाल के दौरान कौन व्यक्ति था, अमीर खुसरो। आप लोगों से एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता, अमीर खुसरो से ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा राजाओं के समकालीन रहा था, क्या रहा था, राजाओं के समकालीन रहा था। तो अमीर खुसरो था बेटा। इसने कम से कम ये माना जाता है 8 राजाओं का, 8 दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का क्या देखा था, शासन देखा था। किसने, अमीर खुसरो ने। बलबन से लेकर आगे जितने 8 शासक हुए थे उनका सबका कार्यकाल किसने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा था। अब देखो आगे, इतना उतार लो बेटा, आगे फिर साफ कर देता हूं मैं, जगह नहीं बची, लमट जाता हूं एक बार। आगे देखो बेटा, साफ कर देता हूं। चलो अटके लिखते हूँ अलाउद्दीन। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी बेटा। देखो इसके बाद अब बेटा इसने क्या किया था, कुछ कार्य करे थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कार्य क्या किया था बेटा इसने, एक कार्य क्या किया था, इसने कर लगाए थे,
गरई और चरई, गरई कर और जरई चरई कर। ठीक है, कृषि पे कौन सा कर लगाया, जरई कर लगा, चराई और गरई यानी कि मकान बनाने के लिए बेटा कौन सा कर लगा गया, गरई कर, 2 कर देने पड़ते थे। फिर उसके बाद अगला काम क्या किया बेटा इसने, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली ले आया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी बेटा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। क्या थी बेटा बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसको कहा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली में कोई भी व्यक्ति बाजार में किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा है, शोषण बोले तो यानी कि चावल तोल रहा हो, किसी व्यक्ति के लिए चावल तोल रहा है और चावल में कुछ या चुंबक वगैरह का या कुछ भी ऐसी चीज़ का प्रयोग करके उसकी चावल की मात्रा उसको कम दे रहा है, यानी कि 1 kg चावल है राइस है बेटा, और उसके अंदर से वो 100 ग्राम क्या कर रहा है, कट मार रहा है धोखे से। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में ऐसी प्रणाली बना दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है बाजार के अंदर, कोई भी दुकानदार, जितना हिस्सा वो कट मार रहा है, जितना हिस्सा वो क्या कर रहा है फायदा कमा रहा है, उतना हिस्सा उसका मांस का टुकड़ा, उसकी बॉडी के मांस का टुकड़ा काट कर उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसका उसने शोषण किया है। तो ये प्रणाली किसके द्वारा चलवाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलवाई गई थी। ये दोनों काम किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तीसरा बेटा इसने ओलिया प्रथा, ओलिया प्रथा, ओलिया प्रथा की शुरुआत करी थी, घोड़ों पर ओलिया प्रथा, यानी कि जो सैनिक होते थे उन सैनिकों के ऊपर उन सैनिकों जो घोड़े होते थे और जो घोड़ा जिस सैनिक का मान होता था उस सैनिक के घोड़े के ऊपर उस सैनिक का ओलिया छपवा दिया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ताकि सेना में दिक्कत ना हो। 1 मिनट बेटा, हाँ अभी देखो, तो ये कार्य भी किसके द्वारा करवाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। फिर इसने क्या करा बेटा, कुछ इमारतें बनवाई। एक था बेटा सीरी का किला, कौन सा किला, श्री का किला, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, किसके द्वारा बनवाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर क्या करा बेटा इसने काम अगला, अलाई दरवाज़ा बनाया, कौन सा दरवाज़ा, अलाई दरवाजा, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला अलाई दरवाजा बनवाया इसने, ठीक है। फिर बेटा आपसे पूछेगा बरसी गेट, बरसी गेट कहाँ पर बेटा, आसी के अंदर, आसी का बरसी गेट किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आसी कहाँ पर बेटा, हरियाणा के अंदर, कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, याद रखना। हरियाणा वाले बेटा एसएससी वाले हैं वो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि आसी का बरसी गेट किसके द्वारा बनवाया गया था। तो कुछ इमारतें थी बेटा जो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो सीरी किला हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, अली मीनार होगी, ठीक है, अली मीनार होगी, और क्या होगा बेटा, चोर खास और हौज खास होगी। ये सभी की सभी इमारतें किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी। देखो अली मीनार होगी नई दिल्ली के अंदर बेटा, अली मीनार कहाँ पर बेटा, दिल्ली के अंदर है। उसके बाद बेटा क्या करा इसने, क्या काम किया, हौज खास कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इमारतें किसके द्वारा बनवाई गई, तो नोट डाल के लिख लेना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अलाई दरवाजा सीरी ये तो कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है। और बरसी गेट एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। हरियाणा के अंदर काफ़ी पूछा जाता है कि बरसी गेट किसके द्वारा बनवाया गया, कहाँ पर स्थित है, तो आसी के अंदर स्थित है, तो याद रखना बेटा। और ये जो सारी लिखवाई है सब के सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिनके ऊपर स्टार लगाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उतारो इतना, फिर साफ कर देता हूँ मैं।
देखो बेटा, इसके बाद बेटा एक युद्ध हुआ था 1303 में, जो एक महिला के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? एक महिला के लिए लड़ा गया था, जिसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था बेटा? पद्मावती। उस सदी की सबसे सुंदर महिला किसको कहा जाता था? तो पद्मावती को कहा जाता था। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान, चित्तौड़गढ़ मिशन पर गया कौन? चित्तौड़गढ़ के मिशन पर कौन गया? खुद अलाउद्दीन खिलजी गया। क्योंकि बेटा उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की पत्नी थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम था बेटा पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। थोड़ा हाँ इस पे ध्यान देना बेटा, पद्मावती वाले। तो हुआ क्या, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1.5 साल के लगभग ये माना जाता है इतिहासकारों द्वारा घेराबंदी करे रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिर्फ किसके लिए? पद्मावती के लिए। वो पद्मावती की सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो उसके जो पद्मावती थी वो सदी में बहुत ज़्यादा फेमस थी। उससे सुंदर रानी या सुंदर महिला उस समय कोई नहीं थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये इच्छा जाहिर करी कि मैं पद्मावती को एक बार देख लूं। लेकिन अगर अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये चरित्रहीन व्यक्ति था उस सदी का सबसे ज़्यादा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसके करैक्टर से, इसके चरित्र से लोग सभी राजा भली भांति क्या थे? परिचित थे। तो इसीलिए ये बात रावल रतन सिंह को पता चल गई। ये माना जाता है रावल रतन सिंह के पास ये दोस्ती का हाथ बढ़ा के हाथ था शुरुआत में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। स्टार्टिंग में आया, दोनों ने मेल विलाप करा। तो ये माना जाता है कि रावल रतन सिंह को ये कहा गया है कि अपनी फैमिली से तो मिलवाओ दोस्त खाना खाने के बाद, लेकिन सभी से मिला दिया, अपनी पत्नी से नहीं मिलाया। किसने? रावल रतन सिंह ने। तो ये कहा कि किसने कहा? रावल रतन सिंह ने कि भाई या दोस्त मित्र, हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ किसी भी अनजान व्यक्ति के या कोई भी दोस्त है या कोई करीबी व्यक्ति है बाहर का जो हमारी परिवार से बिलोंग नहीं करता, उनसे हम महिलाओं को नहीं दिखाते, महिलाओं से उनका परिचय नहीं करवाते, हमारा रूल है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कोई बात नहीं, कोई गल ही नहीं है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि भाई जैसे मैं आपके पास, आपने मेरे को इनवाइट किया था खाने के लिए, ऐसे ही मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप भी कभी मेरे पास खाने के लिए आओ, भोजन खाने के लिए आओ। तो ऐसे एक बार इनवाइट किया जाता है रावल रतन सिंह को, वो भी खाना खाने जाता है, बिना तलवार बिना हथियारों के खाना खा के वापस आ जाता है। लेकिन एक कहावत ये भी फेमस हुई थी उस समय, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा इच्छुक था किसको देखने के लिए? पद्मावती को, लेकिन वो कभी देख नहीं पाया जीवन में। तो एक फिल्म का डायलॉग भी प्रसिद्ध, आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें कहता है अलाउद्दीन खिलजी, नुलाब ये हिंदुस्तान का बादशाह तलवार छोड़ गई, प्यार के हाथ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ये फेमस डायलॉग भी बेटा पद्मावती मूवी का देख लेना। तो बेटा किसके लिए युद्ध लड़ा था? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में चित्तौड़गढ़ अभियान में युद्ध हुआ था, जिसमें रावल रतन सिंह मारा गया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, AK के द्वारा, याद रखना। तो हत्या कर दी गई AK के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाद में ये माना जाता है पद्मावती ने जौहर कर लिया था, जौहर कर लिया था। ये कई बच्चे ये पूछेंगे सर जौहर क्या होता? तो बेटा जौहर एक प्रथा होती थी, जैसे सती प्रथा होती थी, इस टाइप की एक प्रथा होती थी। सती प्रथा में तो क्या होता था, जिस महिला का पति
एक्सपायर हो जाता था, मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था उसकी चिता पे। लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती थी जिसमें महिलाओं के पति युद्ध में मारे जाते थे या कोई भारी आक्रमण उनके ऊपर होता था, तो एक सामूहिक रूप से महिलाएं जल के मर जाती थी। एक कुंड के अंदर सभी की सभी महिलाएं क्या हो जाती थी, अग्नि के अंदर समाधि ले लेती थी। उसको क्या कहा जाता था बेटा, जौहर कहा जाता था। तो पद्मावती ने क्या कर लिया था बेटा, जौहर कर लिया था। ये माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, कभी भी अलाउद्दीन खिलजी किसको नहीं देख पाया था, किसको नहीं देख पाया था बेटा, तो किसको नहीं देख पाया था, पद्मावती को नहीं देख पाया था। उसने जितने प्रयास करे पद्मावती को देखने के, सब क्या रहे, विफल रहे। आखिरी में वो ये युद्ध जीत तो गया था, ये माना जाता है कि युद्ध तो जीत लिया था उसने, लेकिन उसको अपने आप से घृणा होनी शुरू हो गई थी। क्यों घृणा होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो दिल्ली का बादशाह होने के, दिल्ली का सुल्तान होने के बाद भी किसको नहीं जीत पाया, पद्मावती को नहीं जीत पाया। युद्ध तो जीत लिया था। लेकिन बेटा एग्जाम में कुछ की पॉइंट है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसको सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसे दी गई बेटा, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि, टाइटल या डिग्री किसे दी गई थी बेटा, तो याद रखना, तो अलाउद्दीन खिलजी को, या इसको सिकंदर द्वितीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिकंदर द्वितीय भी कहा जा सकता है। किसको बेटा, अलाउद्दीन खिलजी को। तो एग्जाम में पूछेगा सिकंदर द्वितीय के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक प्रसिद्ध है, तो सिकंदर ए सानी प्रसिद्ध है। उतारो एक बार इतना, फिर आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, सिकंदर ए सानी कहा गया किसको। तो अब बात ये आती बेटा, इसको एक उपाधि और मिली हुई थी जो किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी, किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी, तो याद रखना बेटा किस द्वारा दी गई थी, तो अमीर खुसरो द्वारा दी गई थी। एक उपाधि और दी गई थी जिसे क्या कहा गया, सुल्तान ए आला या सुल्तान ए जहां। किसने दी थी बेटा, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इसको क्या कहा था, सुल्तान ए जहां, सुल्तान ए जहां। सुल्तान ए जहां भी किसे कहा जाता है, सुल्तान ए जहां की उपाधि भी किसे दी जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी को दी जाती है, याद रखना। अब अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि मिलेगी, अमीर खुसरो द्वारा सुल्तान ए जहां की। इसके बाद बेटा 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद इसका टोम्ब, मकबरा दिल्ली के अंदर बनाया जाता है। और दिल्ली में कहाँ पर, कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार के परिसर में। देखो बेटा याद रखना, एक चीज़ से कई चीज़ें याद हो जाएगी आप लोगों को। मैंने कहा कुतुब मीनार, कहा दिल्ली है। कुतुब मीनार देखने जाओगे आप लोग, कुतुब मीनार के साथ ही आपको कुतुब मीनार के पास जब एंट्री करोगे तो राइट हैंड में आपको एक मस्जिद मिलेगी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जो किसने बनाई थी बेटा, किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। फिर उसके पास में ही एक स्तंभ मिलेगा जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है, जो महरौली का लौह स्तंभ है, जो विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। फिर वहीं पर क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में, किसके कुतुब मीनार के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, अलाई दरवाजा मिलेगा। कौन सा दरवाजा मिलेगा, अलाई दरवाजा मिलेगा। फिर कुतुब मीनार के परिसर में जाओगे तो वहाँ पर दो व्यक्तियों की, दिल्ली सल्तनत के दो शासकों की आपको मस्जिद मिलेगी, सॉरी मस्जिद नहीं, मकबरा मिलेगा। और वो मकबरा किस किस का है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है बेटा, और एक किसका मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा है। तो दो मकबरे कहाँ पर हो गए, साथ में कुतुब मीनार के परिसर में। कुतुब मीनार हो गई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो गई, अलाई दरवाजा हो गया, और क्या हो गया बेटा, महरौली का लौह स्तंभ हो गया। सब के सब कहाँ पर है बेटा, तो याद रखना कहाँ पर उपस्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर उपस्थित है, दिल्ली के अंदर उपस्थित है। किसके द्वारा बनवाए गए थे वह मैंने बता दिया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई 1229 में। उसके बाद पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई 1381 के आसपास, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर बिजली पड़ने से वो थोड़ी ही नष्ट हो गई थी, ठीक। उसका रिनोवेशन यानी कि उसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई, सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई गई थी, जिसने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। कौन से वंश का शासक था, लोदी वंश का शासक। तो कुतुब मीनार महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। जो कहाँ पर उपस्थित है, वहीं पर उपस्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1194 में बनवाने की शुरुआत किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वहाँ पर अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, अभी बताया मैंने कुछ टाइम पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारे काम, ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थी। अब आगे देखो, अब देखो, इसके बाद इसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। कार्यकाल पूछे 1336 से लेकर बेटा, तो सॉरी 1316 से लेकर बेटा 1320 तक कौन रहा, मुबारक शाह खिलजी। इसे बेटा नगन राजा कहा जाता। क्या कहा जाता है, नगन राजा। ये क्या करता था, राज दरबार में बिना कपड़ों के आ जाता था, महिलाओं के कपड़े पहनता था, महिलाओं के साथ डांस करता था, इसलिए इसे नगन राजा की संज्ञा दी गई है। किसे, मुबारक शाह खिलजी का। और महिलाओं के वस्त्र भी पहनता था, याद रखना, महिलाओं के वस्त्र धारण करता था। कौन बेटा, मुबारक शाह खिलजी। इसने अपने कार्यकाल के दौरान एक विभाग बनाया था जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम था विभाग का, दीवाने दीवाने मुश्त-खराज। कौन सा डिपार्टमेंट बना है बेटा, तो याद रखना दीवाने मुश्त-खराज। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया था बेटा। राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए बनाया गया था। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उसके लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जैसे भारत के अंदर सीबीआई वगैरह। तो उसके बाद बेटा इसने क्या किया था, खुद को खलीफा घोषित किया था। एग्जाम में पूछेगा
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। तो खलीफा घोषित करने वाला, खलीफा की उपाधि लेने वाला, खलीफा का टाइटल लेने वाला कौन था? तो बेटा ये था, एक खलीफा था बेटा। तो क्या होता था, कोई भी अगर राजा बनता था तो राजा बनने से पहले खलीफे से परमिशन लेनी पड़ती थी। खलीफा खुतबा वगैरह पढ़ता था, ठीक है, इनके धर्म में, मुस्लिम धर्म में। लेकिन इसने कोई खुतबा वगैरह कुछ नहीं पढ़वाया, किसी से परमिशन नहीं ली, ठीक है, बिना परमिशन लिए राजा बन गया। जब बात आई खलीफा से बात करने की, खलीफा ने इस पे ऐतराज़ जताया, ऐतराज़ जाहिर किया, तो इसने कहा कि मैं खुद ही खलीफा हूँ। तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला व्यक्ति कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। तो याद रखना। तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश खिलजी वंश, और उसका लास्ट शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। इसका एक सेनापति था बेटा, आर्मी चीफ सेनापति, जिसका नाम क्या था? खुसरो शाह। खुसरो शाह ने, यह माना जाता है, इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। एमएसके की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो एमएसके मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह के द्वारा कर दी गई। किसका सेनापति था? मुबारक शाह खिलजी का। और फिर खुसरो शाह की हत्या किसने कर दी थी? गाजी मलिक ने कर दी थी। किसने कर दी थी बेटा? गाजी मलिक ने कर दी थी। और फिर बाद में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेकर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। और अगला वंश कौन सा आता है? तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। आज खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में सोचेंगे कि तुगलक वंश भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा लंबा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये मानेंगे कि एक बार मोहम्मद बिन कासिम तक तो निपट जाए, फिर आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। तो एक शायरी सुना देता हूँ, अच्छी सी है, थोड़े ही आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, कि हुआ मुकाम हासिल, ध्यान से सुनना बेटा, इधर आ जाता हूँ। अर्ज किया है कि हुआ मुकाम हासिल तो सलाम आना ही था, हुआ मुकाम हासिल तो सलाम आना ही था, मेरे नीम पर आम आना ही था। ठीक है बेटा, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, तो जब वो अपने हुनर से क्या कर देता है? लोगों को प्रभावित कर देता है। पहले लोग उसको कुछ बोलते थे, बाद में कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब उसको अपनी मंजिल मिल जाती है, वो कामयाब हो जाता है, कुछ भी उसको नौकरी वगैरह या गवर्नमेंट जॉब, जो उसका मोटो है, मकसद है, वो हासिल हो जाता है, तो लोग उसको सलाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो किसी शायर ने अच्छी बात कही है कि हुआ मुकाम हासिल तो सलाम आना ही था, मेरे नीम पर आम आना ही था। तो समझ गए तुम लोग? ठीक है, पहले लोग क्या बोलते थे? कड़वे बोलते थे, फिर मीठा बोलना शुरू कर दिया था, सलाम करना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसको मुकाम हासिल हो गया। तो बेटा सब कुछ क्या होता है? मुकाम होता है। लोग, आप कामयाब हो गए तो ही सलाम करें, कामयाब नहीं हुए तो वही बात है, आपको कोई सलाम नहीं करेगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो अगले सेशन में मिलते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत के साथ युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बच्चों तक इसको शेयर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।